प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास का जो प्रकरण है हिंदी अनिवार्य में वह है राम नरेश त्रिपाठी। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यपुस्तक में राम नरेश त्रिपाठी की कविता दी हुई है पथिक, लेकिन उस कविता को पढ़ने से पूर्व में कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी अति आवश्यक है। कवि राम नरेश त्रिपाठी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। कवि परिचय लेखक परिचय से संबंधित परीक्षाओं में भी एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कवि या लेखक का संक्षिप्त रूप से परिचय लिखना होता है। इसी संदर्भ में प्रिय विद्यार्थियों हम आपको बताते हैं, कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1881 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर, उस जौनपुर जिले में गांव है कोयरीपुर, उस कोयरीपुर गांव में हुआ था। अब आप समझ गए होंगे कब हुआ था? 4 मार्च सन 1881। कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन से जिले में? जौनपुर जिले में। कौन से गांव में? कोयरीपुर गांव में हुआ था। मृत्यु वर्ष है 1962, सन 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। परिवार में प्रारंभ से ही अच्छा वातावरण मिला, धार्मिक वातावरण मिला। हालांकि कवि राम नरेश त्रिपाठी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। स्कूली जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो कक्षा 9 तक प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का स्वाध्याय से क्या किया? अध्ययन किया, उनको सीखा और कविताओं की ओर क्या हो गए? प्रवृत्त हो गए। कवि राम नरेश त्रिपाठी कौन से युग के कवि? द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के ये कवि हैं। और द्विवेदी युग जो प्रारंभ हुआ सन 1903 से प्रारंभ माना जाता है। 1903 लगभग 1916-18 तक यह चला था यह युग। और इसमें द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उनमें आदर्शवाद और छायावाद का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। छायावाद का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, छायावाद जो कविताएं हैं, छायावादी युग की जो कविताएं हैं, द्विवेदी युग में भी उनका प्रभाव। तो छायावादी यानी उनमें प्रकृति वर्णन, नारी दशा का वर्णन, उनकी प्रेम का वर्णन किया गया है। तो देखिए, द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। आदर्शवाद और छायावाद इनकी कविताओं में झलकता है। प्रकृति के दोनों ही रूपों का आलम्बन और उद्दीपन, उसका चित्रण किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर अपन ध्यान देंगे तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, मिलन है, पथिक है, स्वप्न है, कविता कौमुदी है, मानसी, इनकी प्रमुख रचना है। देखिए, रचनाओं में इन्होंने जिस बोली का जो प्रयोग किया है वो कौन सी बोली है? खड़ी बोली। ये भी समझने वाली बात है प्रिय विद्यार्थियों। खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है और कैसी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है।
प्रिय विद्यार्थियों, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इनको अपन एक तरफ लिख देंगे समझने के लिए। खड़ी बोली। खड़ी बोली का तात्पर्य, प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी बोली जिसमें संस्कृत शब्दों की भरमार होती है। संस्कृत शब्दों की क्या होती है? भरमार होती है। और संस्कृत शब्दों से ही हिंदी का क्या हुआ है? विकास हुआ है। उस संस्कृत मिश्रित शब्दों का प्रयोग करते हुए और हिंदी भाषा को विकसित किया, उन्नत किया था। तो खड़ी बोली का मतलब है ठेठ हिंदी तो है, लेकिन उसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का क्या प्रयोग किया जाना। खड़ी बोली का प्रयोग, ठीक है, अलंकारिक भाषा शैली है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। शैली इनकी जो है वह शैली है वर्णनात्मक, व उपदेशात्मक। कैसी है? वर्णनात्मक व उपदेशात्मक, यानी वर्णन किया है और उपदेश भी दिया है। इस पाठ्य पुस्तक में जो कविता दे रखी है पथिक, उसमें वर्णनात्मक शैली है। कौन सी शैली है? वर्णनात्मक शैली। अलंकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में जिस अलंकार का प्रयोग किया है वह है मानवीकरण अलंकार। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? जब निर्जीव पदार्थों, प्रकृति के पदार्थों को सजीव के से कार्य करते हुए बताया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है मानवीकरण अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, इनकी यहां पर जो कविता दी गई है वो दी गई है पथिक कविता। कविता का शीर्षक है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? पथिक है। एक पथिक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। अब खड़ा कौन हुआ है पथिक रूप में? पथिक के रूप में कवि। इनकी एक और विशेषता है कवि रामनरेश त्रिपाठी की, कि जो कुछ आंखों से देखा है प्रकृति में, उसका यथार्थ चित्रण, यथार्थ वर्णन किया है अपनी कविताओं में। जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, कल्पनाओं से नहीं, यथार्थ का चित्रण किया है। तो देखिए, पथिक कविता है। समुद्र के किनारे कवि खड़ा है और समुद्र के किनारे खड़े रहकर अपनी आंखों से जो प्राकृतिक सौंदर्य उन्होंने निहारा है, प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने जो देखा है, उसी का चित्रण अपनी कविता में अलंकारिक शैली में कर दिया है। अब देखिए, आपको इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां अपन बताते हैं। देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर। पंक्तियां ये है प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर, रंग बेरंग। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है, रवि के सम्मुख थिरक रही है,
नभ में, किस में? नभ में वारिद माला। रवि के सम्मुख थिरक रही है, नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र मनोहर। ऊपर नील गगन, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन। घन पर बैठ, घन पर बैठ बीच में विचरूं, बीच में विचरूं। यही चाहता मन है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, ये प्रारंभिक पंक्तियां हैं कविता की। प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर, रंग बेरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है, नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। भाव तो माधुर्य है, शैली वर्णनात्मक है। प्रिय विद्यार्थियों, पंक्ति में वर्णन किया है प्रकृति चित्रण का, प्रकृति का, प्राकृतिक वेश का। अलंकारिक शैली, अलंकारों का भी प्रयोग किया है, लेकिन अर्थ कैसे समझेंगे? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या कहना चाहता है कवि? मानवीकरण किया है प्रकृति का कवि ने, और किस प्रकार से किया है ध्यान देंगे एक एक शब्द के अर्थ पर। प्रति क्षण, हर क्षण, हर पल, प्रति क्षण, हर क्षण, हर पल। नूतन नया, नूतन नया। वेश माने वेशभूषा बनाकर, वस्त्र धारण करके। रंग बिरंग, रंग बिरंगा, रंग बिरंगे। निराला, अनोखा, निराला, अनोखा, अद्वितीय। रवि, रवि का तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों सूर्य। रवि सूर्य के सम्मुख, सम्मुख माने सामने, थिरक रही है। थिरकने का मतलब है नृत्य करना, थिरकने का मतलब है नृत्य करना, नृत्य कर रही है। नभ में, नभ माने आकाश, आकाश में। वारिद, वारी धन दे, जो वारी देने वाला है कौन? बादल। वारी धन दे, वारी देने वाला है, जो जल देने वाला है कौन है? बादल। बादलों की माला, पंक्ति, श्रृंखला, समूह है। नीचे, नीचे नील, नीला। समुद्र, समुद्र है। मनोहर, सुंदर, आकर्षक, मन को हरने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। ऊपर, ऊपर नील, नीला। गगन, आकाश है। ऊपर क्या है? नीला आकाश है। घन पर अब कवि की इच्छा हो रही है कुछ करने की। प्रकृति के इस वेश को देख करके कवि आह्लादित हो रहा है, प्रसन्नचित्त हो रहा है, और कवि से रहा नहीं जा रहा है। क्या करना चाहता है? घन पर, बादलों पर बैठ कर के बीच में, इन दोनों के बीच में विचरूं,
घूमूं, भ्रमण करूं, यही माने यही, चाहता माने चाहता है, मन माने मन। प्रिय विद्यार्थियों समझेंगे, प्रतिक्षण हर क्षण नया वेश धारण करके रंग बिरंगा अनोखा, हर क्षण रंग बिरंगा अनोखा नया वेश धारण करके रवि के माने सूर्य के सामने आकाश में बादलों का समूह, बादलों की पंक्तियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं। यहाँ पर कवि ने क्या किया है? मानवीकरण किया है, प्रकृति को आलम्बन बना दिया है, आधार बना दिया है और उसका मानवीकरण कर दिया है। देखिए यहाँ पर कवि ने सूर्य को राजा माना है। जैसे राजा कोई बैठा रहता है और उस राजा के सामने नर्तकियां क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। ऐसे ही कवि ने यहाँ पर सूर्य को राजा माना है और बादलों की पंक्तियों और बादलों के समूहों को क्या मान लिया है? नर्तकियां मान लिया है, नृत्य करने वाली नारियां मान लिया है। अब सूर्य के सामने नृत्य कर रही हैं बादलों की पंक्तियां। सूर्य रूपी राजा के सामने बादलों के समूह रूपी नर्तकियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं। और कैसा वेश धारण करके नृत्य कर रही हैं? अनोखा रंग बिरंगा नया वेश धारण करके बादलों के समूह रूपी नर्तकियां सूर्य रूपी राजा के सामने क्या कर रही है? नृत्य कर रही हैं। नीचे नील समुद्र है, नीचे तो नीला समुद्र भरा हुआ है, समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है कवि। नीचे नीला समुद्र है, नीले जल से समुद्र भरा हुआ है, ऊपर नील गगन है और ऊपर क्या है? नीला आकाश है। अब कवि बड़ा आह्लादित हो रहा है, बड़ा प्रसन्नचित्त हो रहा है इस प्राकृतिक छटा को देख करके। तो कवि की इच्छा है कि कवि क्या चाहता है? घन पर माने बादलों के समूह पर बैठकर मेरी ऐसी इच्छा होती है। कवि कहता है कि मेरा ऐसा मन हो रहा है, ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं बादलों के समूह पर बैठ कर के और इन दोनों के बीच में विचरण करूं। किन किन के बीच में? नीला समुद्र और नीला जो आकाश है, इनके मध्य मैं बादलों पर बैठ कर के और क्या करूं? विचरण करूं। यही मेरी इच्छा है, ऐसा ही मेरा मन चाहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग तो है, यह खड़ी बोली ठीक है, अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। बीच में विचरूं, बीच बे और बे की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति का मानवीकरण किया है, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है। मानवीकरण की छटा इस पूरी कविता में देखने को मिलेगी। तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है कविता में, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको केवल इतना ही बताएंगे। शेष अध्याय के बारे में कल विचार करेंगे। आज की इस कक्षा में केवल इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।